नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द NH0 पर। हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और किसी भी देश की बुनियाद उसके किसानों पर डिपेंड करती है। उस किसानों जितना खुशहाल होंगे वहाँ के, उतना ही देश वो तरक्की करेगा। और ये पुरानी मिसाल दी जाती है, जहाँ का किसान खुश वो देश संपन्न रहता है। हमारे साथ बाराबंकी इफ़को केंद्र के मैनेजर SN त्रिपाठी जी हैं। हम समझेंगे उनसे कि इफ़को किस तरह से किसानों के लिए एक हमदर्द और एक जो साथी बराबर जो साथ में चलने वाला है, वो अच्छे दिन ख़राब दिन हर फेज़ में इफ़को किसान के साथ रहता है। उन्हीं से समझेंगे कि आखिर इफ़को की वो क्या बारीकियां हैं जिससे किसान ने इतना विश्वास उस पर जताया और आज इस मुकाम तक किसान और इफ़को पहुंच चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी सर। इफ़को को अगर समझना चाहें तो शुरुआत में कैसे समझें? सर आप ये यूँ समझिए, इफ़को एक ऐसी संस्था है, किसानों की हमदर्द संस्था है कि जिसके मालिक ही इसका मतलब किसान ही इसका मालिक, इसका उपभोक्ता इसका मालिक है। हमारे किसान ही इफ़को के मालिक, किसी साहूकार की संस्था नहीं है, किसानों की संस्था है। किसानों की अंश पूंजी सोसाइटी पे है, सोसाइटी की अंश पूंजी से इफ़को का फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए सीधे किसानों की संस्था है, किसानों के लिए ही सब कुछ करती है। जो कुछ है किसानों में, सोसाइटियों में ही उसका बांटा जाता है। और किसान की खुशहाली ही इफ़को का मेन उद्देश्य रहा है। तमाम किसान ज़िले भर के आपके पास आते होंगे और दूसरे ज़िलों से भी आते हैं, जैसे आप बताए। जी सर। अक्सर किसान की जो डिपेंडेंसी है वो खाद पर आजकल बहुत बढ़ रही है ना? वो जैविक खाद से भटक रहे हैं। जो उन्हें पुरानी चीज़ें पता थी उससे वो भटक रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं। इफ़को किस तरह से उनकी मदद करता है नई टेक्नोलॉजी के साथ कि उनको नुकसान भी ना हो, उनकी उर्वरकता बनी रहे खेत की और अच्छा मुनाफा कमाते रहें? सर, हम किसी बच्चे की या किसी फसल की का स्वास्थ्य तभी उसी पर डिपेंड करता है उसकी माँ स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है। हमारी धरती माँ अगर स्वस्थ रहेगी तभी हमारी फसल जो है, जो उत्पादन ले रहे हैं वो स्वस्थ रहेगा। चाहे वो केला हो, जो भी फसल ले रहे हों, बाराबंकी में तो सब फसल होती है। ऐसे ही इफ़को ने शुरू से ही मृदा संवर्धन के लिए, मृदा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए बहुत पहले से ही मतलब क्या ढैंचा की बुवाई कराया। हमारी टीम आती है जो मिट्टी के टेस्ट का गांव में जाके ही, वैन हमारी इफ़को की वैन है सर, वो गांव में जाके मिट्टी का हम सैंपल लेते हैं, किसानों के सामने ही टेस्ट करके उनको रिजल्ट देते हैं कि इसमें आपकी मिट्टी में क्या है, मिट्टी की दशा कैसी है, हमारी धरती माता कितनी स्वस्थ है, कितनी क्या चाहिए। हो सकता है जो चीज़ हो हम डाल भी रहे हों, हो जो नहीं हो हम न डाल पा रहे हों। और ये बड़ा महंगा सौदा हो गया, खाद बहुत महंगी हो गई है, तो हम उसका दुरुपयोग करने से हमारा जेब भी खाली होगा और हमारी मतलब ज़रूरत भी नहीं पूरी होगी। लिहाजा आप इफ़को शुरुआत से इसके बिल्कुल फ्रॉम वेरी बिगनिंग ये सोचता कि कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। धरती स्वस्थ, किसान मतलब फसल स्वस्थ, किसान स्वस्थ। तो हम खाद तो दे ही रहे हैं सर, लेकिन धरती माता के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य संवर्धन जो सरकार का प्रोग्राम था, सरकार ने बाद में शुरू किया है। इफ़को के मनीषियों ने, हमारे जो विद्वान इंजीनियर्स हैं, हमारे प्रबंधन है, चूँकि इफ़को किसानों की संस्था है, धरती माता से जुड़े हैं हम, सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य संवर्धन पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। गाँव-गाँव में जाके हमने ये प्रयोग कराया है। हमारे फील्ड अफसर्स पूरे देश भर में फैले हुए हैं, हर ज़िले में, प्रदेश में। तो ये हमारे दिल्ली में बैठे जो अधिकारी हैं, लखनऊ में बैठे अधिकारी हैं, इस पे चर्चा होती है, वहाँ वैज्ञानिकों का जमावड़ा होता है। सोचते हैं हमारे कृषि विश्वविद्यालय में हमारे चेयर्स हैं, वहाँ पे जो वहाँ तय होता है कि क्या होना चाहिए, वो इफ़को धरातल पे लाती है किसानों के साथ। अभी बातचीत में आपने बंगाल का भी जिक्र किया था, वो किस्सा भी हम जानना चाहेंगे। जो इफ़को का शुरुआती दिन थे, कहाँ से भी सोच पैदा हुई जो आज किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से लाइफलाइन बन चुकी है? जी सर, देखिए तब तो हम भी इफ़को में नहीं आए थे, हमने भी कहीं पढ़ा था और एक अकाल पड़ा था बहुत पहले, बंगाल का अकाल और बिहार में, दोनों में इतना ज़्यादा हुआ कि हम लोग भुखमरी का उससे बड़ा वो कहीं नहीं देखा अपने। कई बार अब तो यूट्यूब पे देखे दिखाई पड़ता है। उसके बाद में ये सोच हुई कि आखिर हम दूसरे पे निर्भर थे, दूसरे देशों पे, कि वो हमको देंगे, अनाज देंगे तो हम खाएंगे, कैसा भी अनाज हो हमको, और मारामारी होती थी, खाना, किसान भूख से मरता था। तो ये हुआ कि आखिर कब तक हम दूसरे पे कुछ तो कुछ अपने आप किया जाए। तो इफ़को के जो बहुत बड़े विद्वान मनीषी होंगे, हम तो उनको कहते हैं कि भगवान के स्वरूप रहे होंगे, वो इन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान में हम अगर हैं तो यहाँ की कृषि प्रधान देश ही कहा गया शुरू से ही, तो यहाँ की इतनी अच्छी उर्वरा मतलब भूमि है, मिट्टी यहाँ की, मतलब हिंदुस्तान ऐसा विविधताओं का मतलब देश है
कि सब तरह की मिट्टी है, यहाँ की जलवायु, यहाँ के समुद्र, यहाँ की नदियाँ, ये सब बिल्कुल स्रोत हैं, मतलब खनन के क्या कहते हैं उसको, तत्वों के स्रोत हैं। तो यहाँ कुछ किया जाए कि अच्छी खेती हो, तो बगैर अच्छी खेती के लिए खाद चाहिए, उर्वरक चाहिए, और गोबर की खाद से देश का मतलब स्वस्थ तो हो सकता है, लेकिन देश का खाद्यान्न की भुखमरी नहीं मिटाई जा सकती थी। सोचा कि सब खाद बाहर से आती थी पहले, रासायनिक उर्वरक, युवा कि हिंदुस्तान में भी उर्वरक कारखाने लगे। तो इसको ने सोचा कि शुरुआत में कि हो कैसे। मैं आपको एक कहानी बताऊं जो मैंने भी सुना था सर, कि उस अकाल के बाद में लोगों ने सोचा कि हिंदुस्तान का अपना कुछ हो, लेकिन इसकी रीढ़, यहाँ की किसान रीढ़ है। अब तो नौकरी पेशे के बहुत लोग हुए हैं, तब तो बहुत कब लोग इसे हुआ करते थे, अंग्रेज़ों ने देश छोड़ा, कैसे के छोड़ के गए, तो न इतनी नौकरियाँ थी, न कुछ सबनी का था। युवा कि कैसे खेती से ही जो देश का कुछ उन्नत हो सकते, कैसे हो। तो युवा की इफ़को की कोई मतलब एक कोई संस्था किसानों की होनी चाहिए। तो हमारे जो इसके जो मतलब फाउंडर्स थे, उन्होंने सोचा कि सोसाइटी, गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे एक सोसाइटी होती थी, तो उनके किसान ही उनके मेंबर हुआ करते थे ऐसा। तो उनका 10-20 रुपये उनका शेयर हुआ करता। सोसाइटी जो भी गांव में देखते हैं आप, वो उन्हीं का स्वरूप है वो। तो किसानों का पैसा उन सोसाइटियों पे शेयर के रूप में जमा होता था। उनकी जोत के हिसाब से उनको कर्जा मिलता था। कर्जा के मायने ये हुआ कि उनकी खेती के लिए 1 बोरी 2 बोरी 4 बोरी जो ज़रूरत की मतलब उर्वरक है वो, और बीज जो किसान के पास बोने के समय नहीं होता था, इसीलिए वो साहूकारी में मतलब वो बनिया के उसमें चंगुल में फंसता था। आपने कहानी सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, प्रेमचंद की 1.25 सेर गेहूँ कि 7 पुस्तक उसका उसी 1.25 सेर गेहूँ के चक्कर में पिसता रहा, मरता रहा। तो युवा कि आखिर ये कैसे किया जाए। तो जब किसान को उसके आवश्यकता के समय पे उसके मतलब जब ज़रूरत हो, उसमें अगर खाद मिल जाए, बीज मिल जाए, तो बुआई कर लेगा अपनी वो। और ये बात में आएगी कि पैसा कहाँ से देगा किसान, तो पैसा बहुत कम मतलब वो माना गया, इसका ब्याज दिया जाएगा, और किसान अपना ही जो उसकी उपज होगी वो सोसाइटी में ला के बेचेगा, अपना जो पैसा होगा वो ले लेंगे और आपका पैसा वापस हो जाएगा। ये तो हुई। इसके बाद उर्वरक की बात आई, तो इफ़को के हमारे जो पूर्वज थे, इफ़को के पूर्वज, उन्होंने एक कारखाना खोलने की बात, पहले तो विदेश से आता था। गुजरात में पहला कोई कारखाना हमारे कलोल में खुला, क्योंकि ये कारखाने पोर्ट कहीं खुलते हैं जहाँ हम बाहर से आ सकें इसके रॉ मटेरियल। वहाँ खुला, यूरिया होती थी, बाहर से भी आती थी, कुछ यहाँ भी होती थी। फिर मांग बढ़ती गई। हाँ, लोगों की कहा ना कि ये विश्व की एक ऐसी संस्था है जिसके उपभोक्ता ही इसके मालिक हैं। ये किसान बड़े गर्व से कहता है कि मेरी ये संस्था है। आपने कहा ना विश्वास की बात, विश्वास का आलम सर ये है कि किसान अपनी बुआई 1 महीने रोक देता है अगर इसको खाद नहीं पाता है। 2 साल पहले यहीं पे भीड़ थी, एक बुजुर्ग थे भाईजान, उन्होंने कहा कि साहब मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि ज़माने भर की खादों से मुझे कुछ काम ना, साहब इफ़को की खाद मिल जाए हमारा आलू बो जाए। हम कहा क्या बात, गालिब को उन्होंने छाड़ा है। तो सर ये इफ़को के उर्वरकों की जो है विश्वसनीयता जो किसानों में इस कदर है कि किसानों के विश्वास का प्रतीक बन गया है इफ़को। और इफ़को भी इसके मतलब जो किसानों के विश्वास को मतलब फलीभूत करने के लिए दिन ब दिन कुछ करता ही जा रहा है। ये बोरे वाली खाद थी, फिर DAP NP, पहले यूरिया थी, और सुपर फास्फेट आपके बाबा के टाइम पे देखिए यूरिया लाते थे लोग, वो सुपर फास्फेट लाते थे, पोटाश लाते थे, बनता था। फिर हुआ कि नहीं ये ज़्यादा वह दिक्कत तलब है, DAP बनी। DAP के माने 2 नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। फिर हुआ कि नहीं ये भी अभी कुछ दिक्कत तलब है, और कुछ संतुलित खाद हो जाए। तो NP क्या आपका 12-32-16 और 10-26-26 2 हमारे वो हैं। तो ये इनमें ये संतुलित उर्वरक है। ये देश के विभिन्न क्षेत्रों को की मिट्टी को टेस्ट करके उनकी आवश्यकता के हिसाब से 12-32-16 के अनुपात में इनको बनाया गया। हम तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं इफ़को के उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, और चाहेंगे कि आप दिखाएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल दिखाऊंगा कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं पास में चल के देखेंगे। और ये आप इफ़को का जो बाराबंकी का केंद्र है उसका गोदाम है, जहाँ पर सभी खादें दवाएं हैं जो किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और शुरुआत करते हैं, ये किस चीज़ की बोरियां हैं? ये सर NPK है, जो मैंने बताया कि इस संतुलित उर्वरक है NPK 12-32-16।
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 12-32-16 के अनुपात में है। नाइट्रोजन 12% है, फास्फोरस 32% और पोटास 16% है। अच्छा, ये संतुलित खाद है। ये अगर मतलब मिल गई तो पौधे को, हमारे मिट्टी को तीनों चीज़ मिल गया एट ए टाइम। अच्छा, तो जो आपने बात की मिट्टी की जांच की, जी, तो उसके हिसाब से कैसे तय करेगा किसान की उसे एनपीके की ज़रूरत है? मैंने कहा कि देश के बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में इसका मतलब सर्वे किया गया, तो जहाँ की ज़रूरत जो है 12-32-16 के ही मतलब ये आइडियल ये देश भर में चलता है। और आलू के लिए एक और हमारा मतलब ये तो ग्रेड 2 कहा जाता है, एनपीके ग्रेड 2 बोलते हैं एनपीके को, इसको 12-32-16 को। एक ग्रेड 1 है तो 10-26-26 बोलते हैं। अच्छा, उसमें 10% होता है नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस होता है और 26% पोटास होता है। तो पोटास की मात्रा 16 की जगह उसमें 26 होती है, 26 होती है, जो कि आलू के लिए या जो कंद वाली फसलें होती हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लोग आलू के लिए वो सीजन में वो लाभकारी, हाँ, वो हम मंगाते हैं उस समय। अच्छा, वो ज़्यादा। क्या इसकी कॉस्ट है इस समय और कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है? इसकी कॉस्ट है 1470 रुपये है और इस पर सब्सिडी है करीब, इस पर लिखी होगी जी जी, मतलब जितना किसान को देना पड़ता है लगभग उतनी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। हाँ, वो तो वही देती है सर। किसान को देना पड़ता है 1470 रुपये देना पड़ता है। मैं भी आपको उससे कंप्यूटर का बता रहा हूँ कैसे उसका निकलता है, जो आपको सब्सिडी गवर्नमेंट देती है उसका आता है। ठीक है। अच्छा, ये एनपीके की बात हो गई, उस फिर आपने डीएपी का जिक्र किया था। बाबा इसको उठाइए, आइए, ये डीएपी है। जी सर, ये डीएपी है पूरा। अच्छा, एनपीके की बात, अब ये डीएपी क्या है? और इसमें वही फार्मूला 1846-0 ये था। अच्छा, ये डाई अमोनियम फास्फेट। अच्छा, इसमें सर नाइट्रोजन जो है आपका है 18 है, फास्फोरस है इसमें 46 और पोटास नहीं होता है। अच्छा, इसलिए डीएपी बोल रहे हैं, अमोनियम फास्फेट, पोटास का नाम नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको हम किसानों के लिए कहते हैं लंगड़ी खाद है। खाद बहुत अच्छी है ये जी। 12-32-16 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 की जगह इसमें कितना है, 18 एन जो है 18 है, पी जो है फास्फोरस सबसे महंगा तत्व है, वो कितना है 46 है। उसमें कितना है 32 है, जोड़ा हुआ करीब करीब ये भी 12 जोड़े 18, ये भी 46। पोटास नहीं होता है इसमें। जब पोटास में मिलाएंगे, हम मिला लेंगे पोटास, तो ये उससे ज़्यादा मतलब सशक्त हो जाती है। अच्छा, इसका मेन इस्तेमाल किस समय, किस फसल में और किस लिए किया जाता है? मतलब ये जिन फसलों में मतलब पोटास की ज़रूरत कम होती है उनमें ये डालते हैं, या ये डालेंगे जब हम तो पोटास अलग से मिलाएंगे। लेकिन पोटास हम इसलिए किसान ज़्यादा प्रेफर करता है एनपीके को, क्योंकि हर दाने में इसके अगर पोटास मिलाएंगे भी सर, तो हर दाने में हम इंजेक्शन से पोटास नहीं डाल पाएंगे। पोटास दाना अलग गिरेगा कहीं, तो उतनी ज़्यादा कारगर नहीं होती है जितनी वो आपकी 12-32-16 होती है या कि एनपीके होती है। उसके हर दाने में बना है तभी मिला हुआ है, तो किसी भी जड़ को एक दाना भी मिल गया अगर, तो तीनों चीज़ मिल गया, वो ज़्यादा मतलब हो गया। ये बात डीएपी, एनपीके, और ये आपका जो इधर लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं? हाँ सर, ये नेचुरल पोटास है। ये सब नेचुरल पोटास है, अभी भी मतलब गन्ना के उससे बनता है ये नेचुरल पोटास। पोटास की बहुत ज़्यादा मतलब एक बोला मंगाता हूँ। हाँ जी, ये नेचुरल पोटास है। पोटास के इसमें दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी। और ये भी सीवीड्स जो हैं उससे निकाले गए, इसके मतलब निकाले गए, उससे बनता है ये। और चीनी मिल का जो राख निकलती है उससे बनता है ये बहुत ज़्यादा मतलब किसानों उसके लिए फसलों के बहुत ज़्यादा कारगर, बहुत त्वरित काम करता है पोटास। अच्छा, यूरिया के क्षेत्र में इफ़को ने एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है। जो आदमी 45 किलो 50 किलो की बोतल बोरी लेके जाता था, अब वो बोतल में यूरिया पूरी ले जा रहा है, उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा असरदार है, दावा है कंपनी का। क्या है वो फार्मूला? बहुत सही आपने बिल्कुल आजकल का ज्वलंत मतलब जो चल रहा है उसी बात की है। देखिए भी कल ही 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे गुजरात में इसका वो किया है, उद्घाटन किया है। मतलब इस प्लांट का जो प्लांट बनी है तो उद्घाटन किया है नैनो प्लांट का। असल में यूरिया तो नैनो माने हुआ बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म नैनो कहते हैं।
एक दाना यूरिया को हम 55,000 टुकड़े करें उसको, तो जो एक टुकड़ा बनता है वो नैनो एकड़ होगा। या यूँ कहिए 1 वर्ग मीटर को हम 1 अरब खानों में विभक्त करें तो एक जो वर्ग बने, एक जो आएगा वो नैनो वर्ग मतलब कहलाएगा। और ये कारगर इतना है सर कि इसके जो मतलब स्प्रे करते हैं जो, तो इसके इतने सूक्ष्म कण हैं जो हमारे सेल्स हैं, ऐसे ही पत्तियों के स्टोमेटास में जो सेल्स हैं उसमें जाके इकट्ठे हो जाते हैं ये बिल्कुल, और धीरे धीरे जैसे पौधे को ज़रूरत पड़ती रहती है काम आते रहते हैं। यूरिया आप डालते हो, ध्यान देने योग्य है, यूरिया डालते हैं केवल 30% यूरिया पौधा ले पाता है। धान के समय में 30%, गेहूँ और गन्ने के टाइम पे 35% ले पाता है। बाकी यूरिया लीचिंग से नीचे गई, ज़्यादा नीचे गई तो फिर पीने के पानी को दूषित करती है, जो आजकल बीमारी का कारण बन रहा है। और बाकी यूरिया उड़ गई, इवोपोरेशन मतलब वातावरण में गई, गैस में गैस ही है सब मिल गई। कुछ जो मिट्टी 30% जो पौधा लिया वो 30% पौधे ने इकट्ठे ले लिया, बाकी बेकार गई। इसका जो है मतलब समझिए 70 से 85 और 90% तक पौधा उपयोग करता है, इसका मतलब नुकसान कम हो गया। दूसरी बात, ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, टाली तक नहीं लाना है उसको, जेब में लेके गया, डिग्गी में रख लिया, झोले में रख लिया, लेके गया। एक बोरी के 45 किलो की बोरी बराबर हमारा एक वो XCC नैनो का है। बोरी का जो वजन होता है वो कितना होता है यूरिया? 45 किलो। 45 किलो। और इसका 500 ml। तो ये आप समझिए एक 45 किलो को बोरी को 500 ml में समेटना, और उसके बाद जो चीज़ आप 30% यूज़ कर पाते हैं बोरी, 30% जो एक आप 45 किलो का यूरिया डालने के बाद सिर्फ 30% उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी फसल उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। वहीं ये 70 से 80% वाटर सोल्यूबल है और कई दिनों तक इसका असर रहता है। जी। तो ये अच्छा, ये मैं चाहूँगा एक आप दिखाएं नैनो हमारे दर्शकों को। तो ये नैनो की जो बात हो रही है हम आपको दिखाएंगे उसको। ये देखिए 45 किलो की बोरी और 500 ml का ही सीसी, कितना अंतर है। अच्छा, क्या रिस्पांस मिल रहा है सर इसका ज़िले में इस समय? सर मैं रिस्पांस के बारे में बताऊँ, रिस्पांस इतना अच्छा है कि अब हमारे यहाँ रोज़ का जो बिक्री का जो है ग्राफ देखा है महीने भर में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 1 मिनट में। जी। तो ये उसी नैनो यूरिया की बात है। आप देखिए सिर्फ 500 ml की ये बोतल है और 240 रुपये इसकी कॉस्ट है जो इस पर पड़ी हुई है, और इस पर लिखा हुआ है साफ साफ एक बोतल कम से कम 1 यूरिया बैग के बराबर। मतलब जो आप 45 किलो की बोरी लाद के ले जाते हैं, किसान तमाम जहमत के बाद उसको किसी साइकिल से, मोटरसाइकिल से, और अगर ज़्यादा चाहिए तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आ रहा है, और यहाँ घंटों लाइन लगता है, उसके बाद वो बोरी लाद के किसी तरह पहुँचता है घर में थक हार के। आज की डेट में वो 50 बोतल 100 बोतल ले जाएगा आराम से और बिना किसी थकावट के, और उसी दिन उसको खेत में डाल सकता है। एक बात सर बताऊँ आपको, ये किसान को तो लाभकारी है ही, फसल के लिए तो लाभकारी है ही, ये देश के अर्थव्यवस्था के लिए ही बहुत लाभकारी है। मैं बताऊं, यूरिया के एक बोरे पे सब्सिडी है, किसान तो देता है 266 रुपये 50 पैसे, बाकी जो मतलब सब्सिडी का जो है वो देता है, वो सरकार देती है, कंपनियों को देती है। अब समझिए कि उसको देने में अरबों अरब सब्सिडी का पैसा सरकार का जाया जाता है, वो पैसा किसी और भी विकास के कार्य में लगेगा, इस पर कोई सब्सिडी नहीं है। और सबसे बड़े मतलब गर्व की बात है, ये किसी विदेश में नहीं बना है, जापान, रूस, चाइना, जो जितने विकसित देश हैं उन्होंने नहीं बनाया है, ये आपके हिंदुस्तान में बना है। आप जैसे वैज्ञानिकों ने और विद्वानों ने इसको बनाया है, और ये विदेश में अब जा रहे हैं, लंका में कितने करोड़ों बोतल गए हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, सब जगह यहाँ से मांगा जा रहा है। तो ये आपके वैज्ञानिकों द्वारा आपके देश में इफ़को ने पहले बनाया है, और इस पर कितनी इसको अगर किसान एक्सेप्ट कर रहा है तो बहुत करोड़ों रुपया सब्सिडी बचेगी, जिससे देश की विकास में जी स्वदेशी प्रोडक्ट है जी। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस और तमाम फोकस करते हैं कि अपने देश की चीज़ों को इस्तेमाल करिए जी। और अच्छा, किसान पूछता ज़रूर होगा आपसे कि 45 किलो बोरी को 500 ml की बोतल कैसे रिप्लेस करें? हाँ, पहले ऐसा था, हमने 2 साल तक इसका ट्रायल में जब था, किसानों को बांटा है, मुफ्त में बांटा है, नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक और नैनो कॉपर,
डाला है। 2 साल तक हमने बगैर पैसे दिया है, किसान के खेत पे जाकर देखा। रजिस्टर में दिखाऊंगा आपको, कितने लोगों के नाम वो लिखे हुए हैं, लोगों ने डाला हुआ है। और अभी भी थोड़ा झिझकता है पहले, लेकिन अब जो झिझक दूर हो गई है। मैं यहाँ की बताऊँ, यहाँ का आपको, यहाँ का भी ग्राफ मैंने बनाया था इस महीने का आज तक का। अब ये यूरिया की सेल है और ये बैग की सेल है। देखिए अभी 3-4 दिन का देख लीजिए। 30 तारीख को अभी जब मैंने दोपहर को बनाया है सर, ये दोपहर 30 तारीख को दोपहर को बनाया है, उस समय 45 बोरी हमारी 45 ये आपका नैनो बिका था, 63 आपका ये यूरिया बिके थे। कल 28 तारीख को 73 बोतल आपकी ये नैनो बिकी थी सर, और 22 बोरी केवल यूरिया बिकी थी। ये बताता है कि किसान इसको एक्सेप्ट कर रहा है, किसान मांग रहा है, दोबारा लेने आ रहा है। और देखिए सर, तो ये 50 सीसी नैनो नाइट्रोजन तरल बिक रहा है, 24 बोरी केवल यूरिया बिक रहे हैं, 51 आपका ये बिक रहा है नैनो, किसान मांग रहा है, 19 बोरी केवल यूरिया बिक रही है। मतलब धीरे धीरे किसान ये जो है, हाँ, वो स्वयं मांग रहा है, स्वयं मांग रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपने बताई कि शुरुआत की फसल जब ये होती है तब इसका इस्तेमाल नहीं होता। हाँ राइट, बहुत अच्छा प्रश्न, मैं किसानों को दिन भर बताता हूँ। ये दरअसल में नैनो का काम जो है पौधे पे है, पत्तियों पे है, फसल पर है, मिट्टी में इसका काम नहीं है। मैं साफ तौर पर बताता हूँ कि जब फसल की शुरुआत होगी, फसल लगाओगे या फसल जमा होगा, तो पहले क्या होगा, यूरिया डालना है, जिससे उसका थोड़ा विकास हो जाए। जैसे नई पत्ती होगी 30 दिन के बाद ही कहते हैं हम कोई फसल में, चाहे हम ट्रांसप्लांट कर रहे होंगे, चाहे वो बोई जा रही फसल होगी, कितना 30 दिन के बाद ही इसका हम 2 छिड़काव इसका बोला जाता है, और 30 दिन के बाद छिड़काव होगा, तब तक वो विकास हो जाता है। एक चीज़ और है, हमको भी जानकारी हुई तो बड़ी खुशी हुई, इससे खरपतवार भी नियंत्रण होता है। हमने कहा वो कैसे, मैंने भी जानकारी हुई, मैं आश्चर्यचकित हुआ। तो डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर नायक साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा इसका स्प्रे होता है, स्प्रे होगा तो हमारे फसलों पे पड़ेगा, फसल तो जल्दी भगेगी, उसके नीचे खरपतवार बाद में जमते हैं, नीचे होते हैं, उनमें कम बढ़ जाएगा, वो दब जाएंगे। तो एक तरह से ये खरपतवार नियंत्रण का भी काम करता है, जो कि बहुत ही अच्छी मतलब बात। तो जो किसान ये समझते हैं कि यूरिया की 45 किलो की बोरी एक अपने उसमें खेत में डाल देंगे तो वो ज़मीन में चला जरूर जाएगा, फसल के साथ खरपतवार को भी उतने मजबूत करेगा और उतनी तेज़ी से वो बढ़ेगा। जी। अच्छा, जो खेती किसानी करने वाले तमाम लोग पहले यूरिया का इस्तेमाल करते थे, अब भी रिजिड हैं उस चीज़ पे कि नहीं हम वही डालेंगे। कई लोगों की शिकायत है कि यूरिया का दाना फसल के ऊपर जम गया और वहाँ सड़न हो गई, ठीक है, तो उनकी शिकायत है कि वो यूरिया की वजह से हो रहा है, वो क्यों होता है? और नहीं, इसमें यूरिया का दाना, देखिए यूरिया का दाना जब आलू का पत्ता है, या आपका ये मेंथा के, इसमें मेंथा के पत्ते जो गोल होते हैं, या आपके कल्ले जो हैं, वहाँ पर जब आप यूरिया बिखेरोगे तो उस पर जहाँ रुक जाएगा दाना, तो वहाँ वो जलन करेगा, जल जाएगा। यूरिया मिट्टी में से आएगा ना, यूरिया काम मिट्टी से है, मिट्टी से लेता है, मिट्टी में जाएगी, फिर वो हम उनका कई फार्म में हो गए, तब पौधा जड़ में आएगा, तने में आएगा, पत्ती में जाएगा, तब वो उसका फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाएगा, और ये सीधे पत्ती पड़ेगा, सीधे तत्काल काम शुरू। आज डालिए, कल से काम इसका देखोगे। और जैसे आप अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजते हो, नाश्ता पानी करा के, वो टिफ़िन देते हो कि दोपहर के बाद में इसको जब खा लेना, ऐसे ही ये जो है, जब ये उसमें पत्ती में इकट्ठे हो गए, तो पौधे को जैसे ज़रूरत हुआ करेगी लिया करेगा। यूरिया 3 दिन के बाद ख़त्म। यूरिया में 3 दिन में हरापन दिख जाएगा, उसके बाद में उसका वो काम खत्म हो गया। 78 घंटे के अंदर यूरिया का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता है, नीचे गई, उड़ गई, या कि पौधे ने ले लिया बस। और इसका 15 दिन तक इसका असर रहता है, तो ज़्यादा दिन तक जो ड्यूरेबल रहेगा तो पौधे उसे आप लेते रहेंगे। अच्छा, अभी मेंथा का सीज़न चल रहा है, खरबूजा और तरबूज जैसे आप जान रहे हैं कि चलिए ठीक है ख़त्म हो रहा है। जी। तो इस समय किस खाद की सबसे ज़्यादा मांग है और किसानों की सबसे ज़्यादा शिकायत किस सीज़न में? इस समय तो बहुत जागरूक हमारे पास आज भी कुछ किसान ले गए, आलू के लिए अभी से रख रहे हैं वो, कि ऐसा ना हो कि न मिले। तो इस समय तो खाद की ज़्यादा मांग कोई नहीं, किसान लगा हुआ अपने मेंथा पेराई के लिए लगा हुआ है, और दौड़ के आ रहे हैं, सब नैनो ले जा रहे हैं, सब मांग के नैनो दीजिए, सब नैनो दीजिए। छिड़काव वाली साहब यूरिया दीजिए, जो नई वाली आई है, इसको हम सागरिका 250 में, इसका काम ये है, इसके इतना इफेक्ट है कि वैसे हम एक जो हमारी सागरिका होती है, सीवीड से सागरिका टोटली मतलब वो केमिकल नहीं है, तो उसमें जितने तत्व चाहे 2600 तत्व होते हैं सागरिका में, उसका 1 एकड़ में उसका डोज है आधा लीटर का। अच्छा। लेकिन जो हम नैनो के साथ उसका हम डालते हैं, तो वो 250 ml ही एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाता है। अच्छा। तो आधा बचा। जी। जो 18 या 19 वाटर सेलेबल हमारे फर्टिलाइज़र हैं, मैं भी उस पर आऊँगा,
तो वाटर सॉल्युबल हमारे जो हैं 1 एकड़ में उनका 2 किलो का मतलब डोज है। इसको जब हम इसके साथ डालते हैं तो 1 किलो 1 एकड़ में जहाँ का 4 बीघे के लिए बराबर होता है। तो उनका कास्ट कटिंग भी हो गई हैं। तो ये आर्थिक रूप से तो मतलब वैसे तो लाभकारी है ही, आर्थिक रूप से भी किसानों की बचत कर रही है। अच्छा, तमाम किसानों की शिकायत है इस बार खासकर कि उनकी मेंथा की फसल बढ़ नहीं रही। जी सर, इसका क्या कारण क्लाइमेट चेंज? नहीं, बिल्कुल क्लाइमेट नहीं चेंज है, सब कुछ तो वही है। हम आप और किसान सब वही हैं जी। तो इसमें ऐसा है सर, अंतर क्या है, किसान ने जी आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। बच्चा पैदा होता है जब, तो कहते हैं कि उसको 1 साल तक उसकी माँ का दूध चाहिए, बाकी ऊपर का कुछ नहीं चाहिए। सब लोग जानते हैं माँ के दूध में ही सब कुछ है उसके लिए। और ये लोग क्या किए, मेंथा के में किसान होगा हमारे क्या करते हैं कि जैसे इन्होंने नर्सरी वाले खेत से उखाड़ के, जहाँ पे हम तो उसको कहते हैं कि नर्सरी वाला खेत इसका मैका है, पौधे का मैका होता है, जहाँ पैदा होता है, जहाँ से उसको विस्थापित होके अपने ससुराल जाना पड़ता है। वह इसका जिस खेत में उसको अपना पूरा जीवन करना है। और जो कह लीजिए कि वहाँ से डोली निकलती है, यहाँ से अर्थी उठती है ना गाँव में कहावत है, ऐसे ही जानिए कि यहाँ से कटिंग होती है, यहाँ से पेराई होगी, कटाई होगी उसकी, या जहाँ पूरा जीवन यहाँ करेगा, वहाँ भी अभी भी लगाया गया है, अभी लगाया गया, आज ही लगाया गया है। और किसान ने मतलब प्री इमरजेंस के रूप में क्या किया, पहले पेंडामथली ने दवा आती है खर न जामने के लिए, वो डाल दिया। 4 दिन 5 दिन नहीं हुआ, किसान ने कहा कि वो सकरी पत्ती की दवा डाल दीजिए, रेजल दवा आती है वो डाल दिया किसान ने। जैसे 10 दिन का ऊपर का हुआ, किसान ने कहा अरे एक भादा होता है, इसको मोथा कहते हैं सर हम लोग, तो मोथा की दवा डाल दी। नहीं तो मोथा तो मानता ही नहीं, कितना भी 3 दवा हो गई मोथा वाली। और ज़्यादा जागरूक किसान जो है, कुछ क्षेत्र में हमारे ये एक पत्थर चट्टा है, चटर पट्टा कहते हैं, जो कि ज़मीन में फैलता है सर, वो बड़ा दिक्कत करता है वो, तो उसकी दवा डाल दिया। तो अभी 20 दिन का पौधा नहीं हुआ, बच्चा हमारा 20 दिन का अभी नहीं, शिशु है हैं, और उसको वो मतलब ऊपर का कोई ले ही नहीं सकता है। उसकी जड़ जो है, जो वहाँ जाके खाएंगी, अभी तो जो वहाँ से आया ना, उसके सिस्टम में जितना पोषक तत्व है वही ले रहा है, उसी से सर्वाइव कर रहा है। अभी उसने अपने हाथ पैर नहीं खोले हैं, जड़ का विकास नहीं हुआ है, इतनी दवाएं पड़ गई। तो जिन दवाओं ने मिट्टी में ये असर करके खरपतवार को नष्ट किया, ठीक है, इस पर टेस्ट है, वो मतलब ये नहीं मेंथा को नहीं जलाती हैं, लेकिन भाई ये तो मानिए कि जो जितना रिएक्शन होगा मिट्टी में कि वो तत्व वो क्या कहते हैं खरपतवार जल गए, तो इतना तो मतलब इतना तप्त करेगा, इतना मिट्टी को सख्त करेगा कि जो जड़ें हैं मेंथा की वो यूँ सिकुड़ गई, जो यूँ होनी चाहिए, फैलनी चाहिए, और इनमें से सेकेंडरी रूट्स का मतलब फॉर्मेशन होता, मतलब डेवलपमेंट होता, जो कि तत्व को खींच के पौधे के बढ़वार में सहायक होती, वो तो ऐसे बटुर गई। किसान लेके पेड़ आता है, देखता हूँ ऐसे बिल्कुल जंजाल जैसा बना हुआ है। तो भाई जब वो, एक और उदाहरण दूँ आपको, किसी गांव में आग लगे तो घर वर तो जलता बचता है, जो लौ लगती है, आँच लगती है, पेड़ पौधे झुलस जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा वो पौधा जो है उसकी जड़ इतनी तप्त हो गई कि वो विकास नहीं कर पा रही है, इसलिए पौधा विकास नहीं कर पा रहा है। इवन आलू खेत में भी, आलू में ये लोग खाद बहुत डालते हैं जी, तो उसमें भी मतलब यही है, इसलिए विकास नहीं कर पा रहा। हम उसकी दवा देते हैं जी, हाँ, ये आपका ये नैनो देते हैं, इसके साथ एक और दवा है ह्यूमेसू है, जो जड़ के विकास के लिए ही है, और सागर का 3 चीज़ मिलाकर डालते हैं। तो कुल मिलाकर जो किसान पहले जो खरपतवार था अपने हाथ से हटाता था, पुराने लोग निराई पे ज़्यादा विश्वास करते थे, अब वो दवा पे डिपेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट है ये आपका। जी सर, ऐसा है कि किसान आज के 1 साल पहले तक एक पे आ गया था। पहले से किसान 2 बार गुड़ाई करता था, 1 बार भौराई करता था मेंथा की। मैं सर यहाँ 19 साल से हूँ, मेरे सामने का खेती करने में जो बच्चा पैदा हुआ वो आज जवान होकर खेती कर रहा है। तो किसान क्या करते थे, पहले 2 बार गुड़ाई करते थे, 1 बार भौराई करते थे। किसान गाँव में जाते थे हम, तो भैया अभी तो हम मेंथा गोड़ के आ रहे हैं, मेंथे निरा के आ रहे हैं। अब वहाँ कोई एक तो लेबर नहीं मिल रहे हैं, विश्वव्यापी समस्या हो गई है, और अब बिल्कुल निराई भौराई का वो ख़त्म हो गया है, और उसकी जगह ले लिया इन दवाओं ने। तो भाई कहीं तो नुकसान तो होबे करेगा, उसका वही नुकसान वो देख रहा है जी। मतलब किसान को अपना वो जो बेसिक है उसको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जो काम उसे रूट लेवल पर करना है वो वैसे ही करना है, दवाई पे डिपेंडेंसी इतनी नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, ये तो खाद की बात हो गई। तमाम इंसेक्टिसाइड्स और जो और दवाएं हैं इफ़को की, जी। किस तरह से वो मददगार हैं, और सबसे ज़्यादा किसान की ज़रूरत है किस दवा की होती है? सर, फर्टाइज़र की बात, बोरे वाली बात हो गई। हाँ, एक आपको बता दूँ और बात, अगले साल ही हम आप किसान को के सेवा में, किसान के समृद्धि के लिए, किसान के होठों पे खुशी और चेहरे पे खुशहाली के लिए हम नैनो DAP भी लेके आ रहे हैं। हमारे प्रबंध निदेशक आदरणीय डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी ने का एक सपना रहा है कि नैनो DAP भी ला रहे हैं। अच्छा। वो ट्रायल में है, बन गई समझिए। हमने प्लाटों में इसका कराया हुआ है, डेमो कराया हुआ है। पर साल वो भी हम आपको दे देंगे। एक बोरी DAP जो आप देखे हैं, जो 1350 की है या कि 3500-3900 की वो सब्सिडी को देखा जाए तो वो आपको केवल 400 में मिलेगी। अच्छा। क्या मतलब पड़ेगा 400 की, और मतलब 3900 की, 1900 1300 जो मिल रही हो सब्सिडी को घटा बढ़ा के देखा जाए तो ये भी एक समझिए कि एक चमत्कार है तब होने वाला है देश के किसानों के लिए और देश के कृषि के लिए। और हमारे अवस्थी साहब ने एक बात सोचा था बहुत पहले से ही कि वाटर सेलेबल, ये जो DAP NPK याद आती जा रही है, आप जैसे कुरेद रहे हैं सर, याद आती जा रही है। DAP NPK का ये दिक्कत क्या है, ये हम बेसल ड्रेसिंग में ही इसको डालने के लिए वैज्ञानिक बताते हैं। ये जब तक रूट के मतलब जड़ के पास नहीं जाएगी, पौधे इसका नहीं पाते हैं। अच्छा। ऊपर से रहा कोई मतलब नहीं इसका, 10% लगेगा नहीं, उड़ना के बराबर समझिए। जो चीज़ को जहाँ चाहिए वहाँ ही हो तब अच्छा हो। पहले कहा गया था, पहले मतलब कुएं में चलता था, पहले वो बोता था आदमी खाद, फिर बीज बोते थे, यही समझने की चीज़ थी। अब वो नहीं है, अब ऐसे रोटावेटर से वो करके कर दिया। तो जो खाद किसान नहीं डाल पाया, किसी कारण से नहीं डाल पाया, आर्थिक कारण कैसे भी, और उसको और फसल की ज़रूरत है, जैसे केला के और सब फसलें हैं ना, तो इनमें तो हमेशा ज़रूरत है, जो भी फसल है सभी ज़रूरत है। तो क्या क्या इसके लिए नया एक चमत्कार समझिए, भी एक चमत्कार था, वाटर सेलेबल फर्टिलाइज़र जी। DAP NPK है आपका, DAP है, इसके DAP के रूप में है 7044, जिसमें नाइट्रोजन 17 है, 44 फास्फोरस है, वो 1261, 12 नाइट्रोजन है, 67 आपका छिड़काव होता है, 18 NPK हुआ बिल्कुल, 1261, 13045, 0050, ये सब है फसल के विभिन्न मतलब स्टेजेस पे उनकी आवश्यकता के अनुसार से अब क्या चाहिए, क्रॉस रूट से और आप फ्लावरिंग तक और फल निकलने तक, कलने तक, या फसल के पकने तक के लिए पोटाश तभी देते हैं, अलग अलग सिस्टम से करना है, समय समय पे देने, वो बनाया गया जो समझिए 100% वाटर सेलेबल है। और उसके आने से बाज़ार का समझिए इफ़को ने एक स्टेबलाइज़र का काम किया। समझिए इफ़को की खाद होती है या ये सब आ गए तो एक रेट का जो हाइक होता था बाज़ार में अप डाउन, वो बिल्कुल रुक गया इफ़को के उपस्थिति कारण। जी, ये आपके वाटर सेलेबल से हम फसल की आवश्यकता को पूरी करते जा रहे हैं। खूब बम्पर फसल हो रही है। केला में देखिए आपके किसानों ने पद्मश्री प्राप्त किया, और हमारे वो जितने आप फ्लोरिकल्चर है आपका या हॉर्टिकल्चर फसलें हैं, ये तो आप केला तो हो गई, केला टमाटर पपाया सब हो गया, ये हॉर्टिकल्चर में आ गए। अब फ्लोरिकल्चर में देखिए मोनुद्दीन भाई ने पूरा उनके लिए 10 मिनट ट्रेन रुकती है जी। उनके जरबेरा को और क्या कहते हैं उसको गैडलेस को ले जाने के लिए इतना मतलब वो है, इसका ये महत्व, ये किसानों के महत्ता और ज़िले का महत्व दिखाता है क्या बाराबंकी क्या है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझको फ़ख्र हो रहा है कि मुझको यहाँ सेवा करने का मौका मिला है। यहाँ किसान नहीं है, ये भगवान हैं, और ये मतलब कहते हैं ना काल के गाल से भी खींच लेने वाले, ये अपनी फसल की अपनी उपज को भगवान से भी दो हाथ करने वाले हैं कि ना ये पैदा होगा तो होगा। तो ये समृद्धि का ये कभी कहा जाने वाला यहाँ का जो ज़िला कभी काला सोना के लिए प्रसिद्ध था, अफीम के लिए, आज के 20-25 साल पहले, अब वो छूट गया, ख़त्म हो गया। आप केला में देखिए, टमाटर में देखिए, आपका स्ट्रॉबेरी है, ड्रैगन फ्रूट आप जो वहाँ देखिए गया प्रसाद जी का हैं, वो उसकी शिद्दत देखिए, उसकी मेहनत देखिए कि वो कैंसर को जीत के किसान ने मतलब और एक पेड़ लगाया था उसने जी। मैं गया हूँ, मेरे वैज्ञानिक भी आए थे, उनके यहाँ शोध के लिए गए थे, एक पौधा लगाया था और इतना स्तर पे कर रहा है आपको भी। तो ये सब है बाराबंकी बहुत ही क्या कहें, इतना भाग्यवान ज़िला है। यहाँ के किसान नहीं, किसान कहते हैं यहाँ के किसान वैज्ञानिक है, भगवान हैं, जो मिट्टी को जीव से चख के बसे हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत, एक कमी यहाँ की है सर, मैं बताऊँ, बाराबंकी किसान कर्मठ बहुत है, बड़ा मतलब मेहनती है, बड़ा कर्मठ है, बड़ा कर्मयोगी है और सब कुछ कर लेता है। लेकिन कहते हैं ना कि गंजे को नाखून नहीं होता है। यहाँ की जोत कम है,
किसानों के पास खेत कम है। जी। हमारे गोंडा बहराइच चलिए, खेत बहुत है, रकबा ज़्यादा 50 बीघा 100 बीघा 200 बीघा खेत है। खेती करने वाले वहाँ को नहीं है, सब मजबूरी में गन्ना करते हैं कि वहाँ जाना ना पड़ेगा, बो दिया 2 साल तक काटेंगे। जी। ये कहीं बाराबंकी में इतना खेती वाले होते तो ये अब तक महाराज ये आसमान में सीढ़ी लगा दिए होते। जी। किसान हमारे किसान नहीं भगवान हैं। जी, बाराबंकी के किसान, प्रगतिशील किसान जितने बड़े बड़े हैं वो बाराबंकी से रिलेटेड हैं, चाहे वो रामशरण वर्मा की बात हो, मोइनुद्दीन जी की बात हो, अमरेंद्र जैसे किसान हैं, युवा किसान हैं, संदीप जैसे तमाम युवा किसान हैं जो बीटेक की पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी छोड़ के आज पॉली हाउस उन्होंने लगाया है, जरबेरा की खेती कर रहे हैं, विदेशी फूल है और विदेश का फूल को अब वो बाराबंकी में उगा रहे हैं, विदेश के फल को, ड्रैगन फ्रूट जैसी चीज़ वो बाराबंकी में उग रही है। इन किसानों के लिए भी इक्को बहुत मददगार है। और कैसे ये सर बिल्कुल सही कहा आपने। ये जितने किसानों का नाम गिनाया, ये इन सब के ज़र्रा से आफ्ताब होने में इनसे सही पूछा जाए, मैं कहूँगा तो होगा कि आप ये बड़ाई कर रहे हो। इनके मूल में या इनके कदम कदम पे इसको खड़ी है। हम शुरू से अब तक इनको जो भी चाहा इन्होंने, मतलब कृषि निवेश के, मतलब जैसे मैं फर्टाइजर से संबंधित हूँ, कृषि दवाएँ, वाटर सॉल्युबल्स जितने हैं ये जरबेरा या वाले, इनमें ड्रिप चलती है और ड्रिप में ये बोरा खाद लिखा नहीं पड़ती है, ये वाटर सॉल्युबल, ये सब से पूछिए, सब किसान इतने जानकार हैं, सब मुझसे, मैं मुझको व्यक्तिगत रूप से, मेरे उत्पाद को व्यक्तिगत रूप से और जानते हैं, प्रयोग करते हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। आप देखे होंगे सब जगह। तो तमाम प्रगतिशील किसान जो हैं वो इफ़को से चोली दामन का साथ है उनका, और जो वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं वो उसे इस्तेमाल करते हैं और अच्छी खेती, अच्छा मुनाफा और अच्छा टर्नओवर उससे ले रहे हैं। अच्छा, जो किसान आते हैं आपके पास, कई परेशान किसान भी होते होंगे और राय भी लेते होंगे आपसे कि हम सालों से ये चीज़ कर रहे हैं और हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। कैसे उन किसान को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि बहुत किसान आज की डेट में परेशान भी है कि लागत भी नहीं निकल रहा। बहुत आपने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया, मुझको याद आया। एक लड़का है यहाँ से करीब 25-45 किलोमीटर दूर देवा रोड से आगे है, तो उसका नाम है मिश्रा लड़का है। वो उसने फौज के लिए तैयारी किया, अध्यापक के लिए सब कुछ तैयारी किया और थक हार के फिर लौटा कि क्या करें। यहीं पर हमारे किसान पाठशाला में चलाता हूँ यहाँ चर्चा हुई, तो हमने कहा क्यों ऐसा करते हो, ऐसा कुछ करो कि आप 50 लोगों को नौकरी दे पाओ, आप रोज़गार दो। आज उस लड़के ने मतलब 4-5 साल से खीरा, आपका खरबूजा, तरबूज, आलू, ये फसल इतना बढ़िया काम किया कि पूरे ज़िले भर को वो ये आपका खरबूजा तरबूज के सीड, तरबूज खरबूजा के सीड देता है और उसको देख के मुझसे विशेष जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है। वो मतलब किसानों के दिशा निर्देश दे रहा है, किसानों के प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। एक लड़का इधर है आपके इधर क्या कौन सा ये रोड है, फतेहपुर नहीं, इधर जैतपुर साइड पे एक है, उसका नाम पुरुषोत्तम वर्मा। अभी वो 25 साल का लड़का है वो, और उसका तरबूज आप देखिए, उसकी मैं वीडियो दूंगा आपको, हैं कि वो अपना ये चला रहा है, यूट्यूब चैनल चला रहा है वो, हैं, और उस पर देश विदेश के मिला के करीब 4500 अभी वो हुए हैं। क्या ज्ञान देता है सब इसको कहा हो कि एक डालिए, वैसे सब कुछ हुए। तो अब ऐसे किसान हैं। रामशरण वर्मा तो वहाँ पहुँच गए, आसमान पे पहुँच गए। बहुत ऐसे लोग लाइन में हैं, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, और कोई हमारी तरफ उम्र भर सफ़र में रहा। ये सब उसी लाइन के मतलब हैं, सब यायावर यात्री हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर उनको बहुत अच्छी उन्नत प्रगति देगा जी। तो किसान, खेती किसानी कोई घाटे का सौदा नहीं है, और तमाम बाराबंकी के किसान उन युवाओं के लिए मिसाल हैं कि आपके पास अगर ज़मीन है, इच्छा शक्ति है, और ज़मीन नहीं भी है, इच्छा शक्ति है, तो आप अच्छे से खेती कर सकते हैं और कम मेहनत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। त्रिपाठी जी जैसे तमाम कृषि वैज्ञानिक ही कहेंगे इनको, क्योंकि ये किसान के सभी दुख दर्द के साथी हैं। सुबह से शाम तक इसी में लगे रहते हैं कि कोई भी किसान यहाँ से निराश ना लौटे, और उन्हें सारी जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितनी जानकारी हैं, इनके इनसे दी जा सकें। त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिरी में किसानों से कोई अपील जो आप करना चाहें, जो आप महसूस करते हो बाराबंकी ज़िले में, आपने बताया 19 साल रह चुके हैं, तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आप चाह रहे हो कि नहीं, यहाँ बदलाव की ज़रूरत है उसको? सर, हम किसान को, हम क्या बताएं, हम किसान से रोज़ सीखते हैं। हम किसान से सीख के ही किसानों को देते हैं। जैसे किसी किसान, कोई परेशान किसान आया और उगला, उसका मतलब किसी और किसान ने बहुत अच्छा कर रहा है तो उसकी नज़ीर देते हैं, उसका फ़ोटो दिखाते हैं, उसके फसल दिखाया हमने और उनकी कहानी बताया कि उन्हें ऐसा किया हो गया। तो किसान जो है, देखिए बहुत संभावनाएं तैर रही हैं, बहुत हैं।
आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को मतलब चलाने की ज़रूरत है। और खेती जैसा आपने भी कहा, बहुत अच्छा वो कहा सर, इतना ज़्यादा रिटर्न कौन देता है, कौन बैंक देता है? एक दाना आप सपोज करो, एक दाना आप बोते हो, पौधा तैयार हुआ, अच्छा खास इफ़को के सब हम जैसे बता रहे हैं, सब कुछ आपने डाला किया, उसने 25 माना था कि 25-30 तक ट्रिलिंग हो सकती है इसकी। 20 मान लो आप, 20 मतलब कल्ले हुए, 20 बाली लगी, एक बाली में 45 दाने मान लीजिए, हमने दाना मतलब 200-250 तक दाने भी एक उसमें लगते हैं, धान या उसमें देखिए, तो मतलब 25 बालियाँ लगी और उसमें अगर 150 या 200 या 45 मान, जो ही मान लीजिए, विभिन्न फसलों के अलग अलग हो हैं, तो इतना आपको रिटर्न मिलता है। भाई कौन बैंक देता है? धरती माता ही है इतनी उदार माना। देखो जहाँ माँ का शब्द आ गया वहाँ हुआ है। हाँ, किसान से भी कहना चाहेंगे कि भाई हो, हम अपनी माता का स्वास्थ्य अगर नहीं देखेंगे, यहाँ किसान क्या है, अपने दौड़ में अपनी मतलब आमदनी की लालच में माता को भूल गया है। जैसे हम अपनी माता को अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं, ऐसे इन्होंने उससे ले रहे हैं, निरंतर ले रहे हैं। बाराबंकी ज़िले के मैं डीमेरिट बता रहा हूँ, वो भी सुन लीजिए, क्या हमें कोई हैं, ले रहे हैं लगातार, को दे नहीं रहे हैं। हम जितना किसी, आप बैंक से पैसा लोगे, कहते हैं कानून का खजाना 70 करोड़, खजाने की चाबी 70 करोड़ ऊँट पे दिला दी जाती थी चाबी, खजाना नहीं बात कर रहा हूँ, 70 करोड़ ऊँट के ऊपर जिसकी चाबी ला दी जाती हो, वो भी अगर उससे कैश निकाला ही करोगे तो ख़त्म होगा। धरती माता तो मतलब भंडार हैं, आप बीज डालोगे पैदा होगा, चाहे कम होगा, कैसे माँ शब्द लगा हुआ है, वो अपने उसको संजो के रखती है, समय पे ही उगेगा, धान पे ही टाइम उगेगा, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं उनको। जो उनका मतलब अवशेष है, फसल अवशेष को जलाते हैं, हमको एक थोड़ा सा चिंगी लग जाती है, हमको इतनी जलन होती, छाले पड़ जाते हैं, उनके फसल अवशेष को हम जला देते हैं, उनकी काया तो जलती है, वो हम उनकी चिल्लाहट नहीं सुन पाते हैं। उससे क्या चाहिए? इफ़को ने वो भी अच्छा कदम किया है, एक डीकम्पोजर आया 20 रुपये का सर, उस 20 रुपये के डीकम्पोजर को 2 किलो गुड़ में मिला के 200 लीटर पानी में इकट्ठी कर दें, और जो फसल अवशेष पड़ा हुआ है, केला का हो, गेहूं का हो, धान का पुआल हो, जितनी फसलें हैं सबका, आलू का ये ढंचा जो है उसी पे छिड़काव करके उसको हम अगर जुताई करके पानी भर दें, वो सब सड़ के खाद बन जाएगा। और जो चाहिए, केंचुआ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो सड़ी मिट्टी, धरती माता को भी सही पुत्र कहो तो वही है। हम लोग तो कहने के पुत्र हैं कि ले लिया, अम्मा से ले लिया, उनका जेवर ले लिया, उनका ज़मीन जायदाद ले लिया और देंगे नहीं कुछ। वो मिट्टी को खा के उसी को फिर से रिसाइकिल करके और उनका सड़ा गला जीवाणु खा के और उनको उपजाऊ बनाते हो, क्या लेते हैं भाई? उनका कौन सा उनका खेती उनको मिल जाएगी। तो हमको माता को अपने देना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम उनका अवशेष ही उनको हम वापस कर दें सड़ा के, तो खुश हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि मुनाफे के चक्कर में तो ठीक है, मुनाफा आप कमा रहे हैं, लेकिन धरती माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखेंगे, उर्वरकता का ध्यान रखेंगे, जो चीज़ें ज़रूरत हैं, जो मॉडर्नाइज होती रही हैं चीज़ें, कि दवा का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, फसलों को जलाएं नहीं, अवशेषों को उनके जलाएं नहीं, इससे उर्वरकता बनी रहेगी, धरती स्वस्थ रहेगी, तो आपका मुनाफा अपने आप बढ़ेगा। और बहुत ज़्यादा आधुनिकता के दौर में इतना आधुनिक मत बनिए कि किसानी के जो बेसिक से वो भूल जाएं और आपका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कुछ दिन तक तो आपको बहुत मुनाफा देंगी, लेकिन उसके बाद फिर आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। और उसके पीछे यही कारण है कि आप जो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अपनी जो समय बचाने के चक्कर में शॉर्टकट लेंगे खेती में, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए घाटे का सौदा साबित होगा। बाराबंकी से मैं नितिन श्रीवास्तव, दैनिक ज़ीरो के लिए।